रात के तकरीबन 12 बजे होंगे। मोहनपुरी गांव की सुनसान रहने वाली सड़कों पर आज एक अजीब तरह का शोर हो रहा था। एक औरत जिसने काले रंग के तांत्रिकाओं वाले कपड़े पहने थे। गांव के कुछ आदमी उसे रस्सी से बांधकर जंगल की तरफ ले जा रहे थे। उनके पीछे पीछे एक तांत्रिक भी चल रहा था। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन हाथ और पैरों में पड़ी बेड़ियां और ऊपर से उनको खींचने वाले ताकतवर मर्दाने हाथ उसको कहीं जाने नहीं दे रहे थे। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। मुझे मारना नामुमकिन है। मैं कभी नहीं मर सकती। तू ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही है कि हम लोग तुझसे डर जाएं और जो तू कर रही है उसको झेलते रहें, लेकिन तेरी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने वाली। तभी उनके साथ चल रहा वो तांत्रिक बोला, इसको तालाब पर ले चलो, चंद्र ग्रहण लगने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। इस पर वो सभी लोग उसे तेजी से आगे खींचने लगे। काफी देर बाद चांद पर आधा ग्रहण लग चुका था और वो लोग भी तालाब पर पहुंच चुके थे। तांत्रिक ने अपने झोले से एक छोटी सी मटकी निकाली और फिर उस मटकी से कोई भस्म निकालकर तालाब के चारों तरफ एक रेखा खींच दी। फिर उसने चांद की तरफ देखा। ग्रहण पूरा होते ही इसको तालाब में फेंक देना। वो सभी अब चांद को गौर से देखने लगे। उस औरत को जैसे अपनी मौत का जरा भी गम नहीं था। वो तो जोर जोर से हंस रही थी। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका खामियाजा भुगतेगा तुम्हारा पूरा गांव। इस तरह के अल्फाज अपने मुंह से निकाल रही थी। जैसे ही चांद पर पूरी तरह ग्रहण लग गया, उनमें से 2 आदमियों ने उसको पकड़ा। बेवकूफो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। बेवकूफो। तभी उन दोनों ने उसे तालाब में धक्का दे दिया। छपाक की आवाज आई और वो तालाब के अंदर समा गए। कुछ देर तक पानी में बुलबुले उठते रहे और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। 4 साल बाद एक गाड़ी मध्यम रफ्तार के साथ रोड से गुजर रही थी। उसके अंदर दक्षित बैठा हुआ था। वो ड्राइविंग कर रहा था। उसके साथ में उसकी बीवी संजना बैठी हुई थी। पीछे दक्षित की बहन रिया और उसके साथ उसकी 10 साल की बेटी मीनू बैठी थी। भैया, आखिर कब तक हमें इस तरह और बैठना पड़ेगा? मुझे बहुत थकावट हो रही है अब। रिया, बस अब तो पहुंचने ही वाले हैं हम। थोड़ा और सब्र कर लो। कुछ देर ड्राइव करने के बाद ये लोग एक छोटी सी कॉलोनी पहुंचे, जहां पर सभी घर बहुत अच्छे बने हुए थे और एक घर पर बोर्ड लगा हुआ था, विला डी कोस्टा। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे पता था तुम लोगों को पसंद आएगा। दक्षित ने कार साइड में लगाई और ये सभी निकलकर घर के अंदर दाखिल हुए। ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं ऊपर वाला कमरा ही लूंगी। हाँ बुआ, चलो चलते हैं। रिया और मीनू अपने लगेज के साथ सीढ़ियों से होते हुए एक कमरे में पहुंची। कमरा दिखने में बहुत अच्छा था। सामने बड़ा सा बेड, बराबर में टेबल, उसके ऊपर एक लैंप। वहां से एक तरफ बालकनी में जाने का रास्ता भी था और दूसरी साइड एक बड़ी सी खिड़की थी। मीनू बालकनी में जाकर घर के सामने कॉलोनी और जंगल का नजारा देखने लगी। वही इस तरफ रिया ने वो खिड़की खोली। ये खिड़की घर के ठीक पीछे खुला करती थी। रिया ने देखा कि घर के पीछे एक बड़ा सा तालाब है, तो उसे बहुत खुशी हुई। अरे वाह, कितना बड़ा तालाब। मुझे तो लगा था कि यहाँ आकर मेरी स्विमिंग करने की आदत छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो मेरा भी इंतजाम है। रिया को स्विमिंग का इतना ज्यादा शौक था कि वो न दिन देखती थी और ना ही रात। मीनू, इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पीछे ना एक बड़ा सा तालाब है। क्या क्या कहा? तालाब? मीनू ने भी अब खिड़की से तालाब को देखा तो उसे भी वो बहुत अच्छा लगा। तभी एक काला सा लंबे नाखूनों वाला हाथ पानी से बाहर निकला। रात के अंधेरे में वो उन दोनों को ठीक से नजर नहीं आया और गुड़ुप से वापस अंदर चला गया। जब भैया भाभी सो जाएंगे ना, तो हम स्विमिंग करने चलेंगे। पर बुआ, रात में स्विमिंग कौन करता है क्या? मैं करती हूँ ना। तुम बस किनारे पर खड़े रहना, ठीक है? थोड़ी देर में हम वापस आ जाएंगे। ये तय करके वो दोनों बेड पर चली गईं और कुछ देर बाद जब दक्षित और संजना सो गए तो रिया ने एक हैंडबैग लिया और फिर
मीनू को साथ लेकर घर से निकली। तालाब पर पहुंचकर उसने हैंडबैग से स्विमिंग कॉस्ट्यूम निकाली और उसे पहनकर तालाब में छलांग लगाई। वाह, कितना ठंडा पानी है यार। बुआ, बुआ ज्यादा आगे नहीं जाना। रिया को तैरने में बहुत मजा आ रहा था। वो अब तालाब के बीचों बीच तैर रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। आउच, कौन है? उसने पीछे देखा तो तालाब पर उसके अलावा और कोई नहीं था, लेकिन अंदर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के आसपास कोई घूम रहा हो। वो वापस किनारे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी वही काला भयानक हाथ पानी से बाहर ठीक उसकी आंखों के सामने आया, जिसे देखकर उसका दिल दहल उठा। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर उसने हिम्मत करके दूसरी तरफ तैरना शुरू किया, लेकिन तभी उसे उस काले हाथ ने पानी के काफी अंदर से उसका पैर पकड़ा और उसे पानी के अंदर खींच लिया। मीनू ने यह देखा तो वो भी परेशान हो गई। बुआ, आप कहाँ हो? आप तो मुझे नजर भी नहीं आ रही हो। दूसरी तरफ से न कोई जवाब आ रहा था और न ही कहीं रिया नजर आ रही थी। पानी के अंदर रिया छटपटा रही थी। पानी की धुंध में उसको अपने सामने उसी तांत्रिका का चेहरा नजर आया, जिसे तालाब में डुबो डुबो कर मार दिया गया था। उस औरत ने रिया का गला पकड़ लिया और धीरे धीरे रिया बेहोश हो गई। बुआ, बुआ तो अभी तक वापस नहीं लौटी। मुझे पापा को बता देना चाहिए। अब मीनू भागकर घर पहुंची और उसने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया मीनू, तुम्हें वहां जाने से पहले हमें बताना चाहिए था। यह कहकर वो दोनों अब मीनू के साथ तेजी से घर से बाहर निकले। तालाब पर पहुंचने पर उनको अभी भी रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। हे भगवान, पता नहीं कहां होगी। दक्षित अब पानी में कूदने ही वाला था कि सभी को पानी में कोई हलचल होती दिखाई दी। एक जगह से कुछ बुलबुले उठे और फिर रिया अपने बालों को झटकारती हुई पानी से बाहर निकली। वो तीनों ये देखकर हैरान रह गए। रिया एकदम सही सलामत पानी से बाहर किनारे पर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। रिया, तुम ठीक हो? मीनू ने बताया कि तुम पानी में डूब गई थी। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस पानी में तैर रही थी। ये सुनकर दक्षित ने सुकून की सांस ली और रिया को थोड़ा डांट दिया, लेकिन रिया थोड़ी पतली पतली सी लग रही थी। वो उनके आगे आगे चलने लगी और वो तीनों उसके पीछे हो लिए। रिया की आंखें उस वक्त लाल लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, लेकिन ये तीनों पीछे होने की वजह से ये बात नहीं जानते थे। बुआ, आप तो इतनी देर तक पानी के अंदर थे, फिर आप सही सलामत बाहर कैसे निकले? ये सुनकर रिया ने मीनू की तरफ गुस्से से देखा। उसकी आंखें फिर से लाल लाल चमक उठी और वो बहुत ही भयानक आवाज में बोली, चुपचाप सो जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगी, समझ गई? रिया का भयानक अवतार और खौफनाक आवाज सुनकर मीनू डर गई और झट से चादर ओढ़ सो गई। मीनू का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रिया भी अब अपने बेड पर लेट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। उसने करवट बदल बदल कर इसी तरह कई घंटे गुजार दिए थे। मीनू अब सो चुकी थी। मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या खाऊं अब? इस घर में मेरा मनपसंद खाना होगा भी नहीं। उसने देखा कि खिड़की से एक बिल्ली अंदर कमरे में आई और फिर दरवाजे से बाहर निकल गई। रिया शैतानी अंदाज में हंसी। उसकी आवाज सुनकर मीनू की नींद खुल गई, लेकिन उसमें आंख खोलने की हिम्मत नहीं थी। रिया अपने बेड से उठी और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। दरवाजे के खुलने की आवाज से मीनू समझ गई कि रिया उसके कमरे से जा चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मम्मी पापा के कमरे में सो जाती हूँ। ये कहकर वो बेड से उतरी और बाहर निकली। तभी उसे बिल्ली के बहुत जोरों से दर्द में म्याऊं करने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो डर गई। फिर उसको चबड़ चबड़ करने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई जानवर किसी चीज को चबा रहा हो। उसने सीढ़ियों से उतरते ही देखा कि कॉरिडोर में रिया जमीन पर बैठी हुई है। मीनू की तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। मीनू हिम्मत करके उसकी तरफ बढ़ी और उसने थोड़ा आगे बढ़कर जो दृश्य देखा, उसने उसकी रूह तक को कपा दिया। रिया जमीन पर बैठी हुई बिल्ली को मारने के बाद उसका मांस कच्चा ही चबा रही थी। उसके होठों के आसपास काफी सारा खून लगा हुआ था
वो एकदम किसी डायन की तरह मजे से कच्चा मांस खा रही है। ये देखकर मीनू के मुंह से खौफ भरी चीख निकल पड़ी। आ!